हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फाउंडेशन। ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर का पार्ट 4 है। इसमें हम लोग आयंस, आयोनिक कंपाउंड एंड हाउ टू राइट केमिकल फार्मूलाज के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कुछ पॉइंट देखते हैं, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। एन एटम कंटेंस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है एंड न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। इसका मतलब न्यूट्रॉन पे कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। इस देखिए, सपोज कीजिए ये एक एटम है, तो इस एटम के न्यूक्लियस में जो कोर होता है, इसका सेंटर पे न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन होता है। न्यूट्रॉन होता है न्यूट्रल, इस पर कोई चार्ज नहीं होता, और प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है। और बाहर में ऑर्बिट होता है, एटम्स के बाहर ऑर्बिट होता है, और इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रहता है। इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। ये देखिए, जितना भी ऑर्बिट है ना, इस सब में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होता है। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, इसी तरह आगे रहता है, वो आप लोग को अभी नहीं पढ़ना है। इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये एटम का स्ट्रक्चर होता है। एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब एक निगेटिव चार्ज होता है। एक इलेक्ट्रॉन मतलब 1 निगेटिव चार्ज। 1 प्रोटॉन मतलब होता है 1 पॉजिटिव चार्ज। एंड न्यूट्रॉन मतलब नो चार्ज। न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। सेम बात लिखा हुआ है। each इलेक्ट्रॉन हैज 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, each प्रोटॉन हैज 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन हैज नो इलेक्ट्रिक चार्ज। एवरी एटम नॉर्मली कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिटिव प्रोटॉन्स विच मेक्स एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितना भी एटम होता है जनरली, उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही उसमें प्रोटॉन भी होता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा था, ये एक एटम का न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, बाहर में ऑर्बिट है जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है। तो सपोज कीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें टोटल 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। मान लीजिए कि इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इस न्यूक्लियस के अंदर 10 प्रोटॉन भी होगा। तो टोटल ओवरऑल इसका देखिएगा, तो 10 हो गया प्रोटॉन मतलब 10 पॉजिटिव चार्ज, और 10 इलेक्ट्रॉन हो गया मतलब 10 निगेटिव चार्ज। टोटल मिल करके ये 0 चार्ज हो जाता है, एक दूसरे को बैलेंस कर देता है। इसीलिए एटम जनरली न्यूट्रल होता है, उस पर ना तो पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही निगेटिव चार्ज होता है ओवरऑल। ये देखिए, विच मेक्स एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होने के वजह से एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। बात को अच्छे से समझ लीजिए, किसी भी एटम में जनरली जितना निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होता है उतना ही पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है, जिसके वजह से एटम न्यूट्रल हो जाता है। When one or more electron are either removed from an atom or added to an atom, then atom become ion। यहाँ पे देखिए, इस केस में 10 इलेक्ट्रॉन है एंड 10 प्रोटॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 प्रोटॉन है, तो ये एक एटम है। अब इसमें सपोज कीजिए हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो ये आयन हो गया। या फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दिया, जैसे पहले ये है, यहाँ पहले 10 इलेक्ट्रॉन है। अब मान लीजिए कि इसमें से हमने ऐसे हो गया, यहाँ सपोज कीजिए जो इलेक्ट्रॉन है इसको रिमूव कर दिए। मतलब किसी एटम से या तो एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दीजिए, या फिर किसी एटम में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए, तो वहाँ पे एटम आयन बन जाता है। मतलब जनरली एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होता है, बट आयन में इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन से ज़्यादा होता है या फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम होता है। किसी भी एटम से हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही सिर्फ निकाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी एटम से हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही ऐड या रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर वाले ऑर्बिट में पाया जाता है। प्रोटॉन देखिए अंदर है, न्यूट्रॉन भी अंदर है, इसीलिए हम लोग
सिर्फ इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। एंड जब हम लोग एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे या फिर उसमें ऐड करेंगे तो एटम आयन बन जाता है। देखिए Na+ का मतलब होता है प्लस पॉजिटिव साइन को शो करता है। तो Na+ का मतलब हुआ कि सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज कब होगा? जैसे हमने बात करा अभी कि किसी भी एटम में हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकते हैं या फिर उसमें इलेक्ट्रॉन को ही जोड़ सकते हैं। तो सोडियम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है। इसका मतलब इसमें प्रोटॉन ज़्यादा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएगा तो निगेटिव चार्ज हो जाएगा, या फिर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। चार्ज बैलेंस करना होता है ना। अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन 10 है, प्रोटॉन 10 है, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन 11 हो गया एंड प्रोटॉन 10 हो गया तो 10 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल कर देगा, पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा। एंड सपोज कीजिए कि इलेक्ट्रॉन 11 है एंड प्रोटॉन 12 है, तो यहाँ पे प्रोटॉन एक ज़्यादा हो जाएगा, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन को कैंसिल कर देगा और एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिसके वजह से इस एटम पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे सोडियम पॉजिटिव है। एंड हम लोगों ने पढ़ा अभी कि हम लोग प्रोटॉन ऐड नहीं कर सकते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो सोडियम पे मान लीजिए पहले से सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है एंड सोडियम में 11 प्रोटॉन है, ठीक है। और यहाँ पे सोडियम प्लस है, मतलब सोडियम पॉजिटिव चार्ज है। तो हम लोग इसको पॉजिटिव बनाने के लिए या तो एक प्रोटॉन ऐड कर देंगे तब इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लेकिन हम लोग प्रोटॉन ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ न्यूक्लियस ही ऐड या रिमूव कर, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही ऐड या रिमूव कर सकते हैं। इसीलिए इस केस में 11 इलेक्ट्रॉन जो होता है इसको हम लोग 10 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, मतलब -1 इलेक्ट्रॉन कर देते हैं, जिसके वजह से 10 इलेक्ट्रॉन हो जाता है एंड 11 प्रोटॉन हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए प्रोटॉन एक ज़्यादा हो गया, इसीलिए सोडियम पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मैग्नीशियम 2 में भी वही है, इस पर 2 इलेक्ट्रॉन निकाला हुआ है। इसका मतलब ये है कि जब भी आप पॉजिटिव देखिए, ये प्लस देखिए, पॉजिटिव चार्ज देखिए, इसका मतलब इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया गया है। एंड यहाँ पे निगेटिव देखिए, क्लोरीन में मान लीजिए 17 पॉजिटिव चार्ज है एंड क्लोरीन में 17 निगेटिव चार्ज है। और यहाँ पे Cl- है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज़्यादा है क्योंकि निगेटिव चार्ज है। तो जब ये क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन आधा हो जाएगा, निगेटिव चार्ज सॉरी आधा नहीं 18 हो जाएगा, तो क्लोरीन में देखिए अगर निगेटिवली चार्ज 18 हो जाएगा तो 17 पॉजिटिव 17 निगेटिव को कैंसिल कर देगा, फिर भी इसके पास एक निगेटिव चार्ज बच जाएगा, तो ये निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो निगेटिवली चार्ज का मतलब हुआ कि इस पर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया है एंड पॉजिटिवली चार्ज का मतलब हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लोगों ने रिमूव किया है। बात को अच्छे से समझिए और याद कीजिए। निगेटिवली चार्ज का मतलब निगेटिव चार्ज जब क्लोरीन पे ऐसे माइनस लिखा हुआ है, -1 या फिर ये या फिर सल्फर पे -2 लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, सल्फर पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। और यहीं पे सोडियम पे प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, इस पर एक इलेक्ट्रॉन कम है। पॉजिटिव साइन का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि इस पर एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ चुका है, क्योंकि हम लोग सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ही निकाल सकते हैं या फिर ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सोडियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम है। Mg2+ के फॉर्म में होता है, Mg पे 2+ चार्ज होता है, Mg2+ अगर लिखा हुआ है इसका मतलब Mg 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है, Mg से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस हो चुका है। जब इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो पहले जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर बराबर था और अब इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसीलिए जब मैग्नीशियम पे 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम से 2 इलेक्ट्रॉन जब माइनस हुआ तो मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज हुआ एंड क्लोरीन पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया, इसीलिए इस पर एक निगेटिव चार्ज हुआ। मतलब इलेक्ट्रॉन ही या तो किसी भी एलिमेंट पे ऐड होता है या फिर किसी एलिमेंट से रिमूव होता है, प्रोटॉन ऐड या रिमूव नहीं होता है। तो किसी भी एटम पे चार्ज इलेक्ट्रॉन के वजह से होता है। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज़्यादा हो गया तो निगेटिवली चार्ज एटम हो जाएगा एंड अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम हो जाएगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा।
अब देखिए निगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज के बेसिस पे हम लोग आयन को दो भाग में डिवाइड करते हैं, एनायन एंड केटायन। देखिए फॉर्म्ड व्हेन एटम गेन इलेक्ट्रॉन्स, मतलब एटम पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जब चला आता है तो उसको हम लोग एनायन कहते हैं। एनायन पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है ना, इलेक्ट्रॉन गेन किया है, मतलब इस पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा तो यहाँ पे निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज होता है। तो कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किसी भी एटम पे जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाएगा और उसको हम लोग एनायन बोलते हैं। मतलब निगेटिवली चार्ज एटम को, ये निगेटिवली चार्ज एटम को हम लोग एनायन बोलते हैं। एंड रिवर्स हो जाएगा केटायन केटायन के लिए रिवर्स हो जाएगा। केटायन एटम को लूज करेगा एंड उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। केटायन, यहाँ पे देखिए सोडियम एक केटायन है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ है इससे, और जिसके वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है। यहाँ पे क्लोरीन एक एनायन है क्योंकि क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है जिसके वजह से इस पर निगेटिव चार्ज आ गया है। अब देखिए निगेटिवली चार्ज एटम एनायन होता है। फॉर्म्ड व्हेन एटम गेन इलेक्ट्रॉन, जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो एनायन फॉर्म होता है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ नॉन मेटल कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, नॉन मेटल जो होता है, मोस्ट ऑफ नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर लेता है, इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन कर लेता है, मतलब नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन इजीली ऐड हो जाता है। एंड किसी भी एटम का जो कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने का, उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। जो एटम, जैसे सब ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को इजीली ऐड कर लेता है अपने में, इजीली गेन कर लेता है, इसका मतलब क्लोरीन जो है इलेक्ट्रोफाइल है। फाइल मतलब लव होता है। एंड ये इलेक्ट्रोफोर इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जिसको चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली ले लेता है उसको इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। तो जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को इजीली ले लेता है वो इलेक्ट्रोफाइल होता है। और यहाँ पे देखिए मोस्ट ऑफ नॉन मेटल कैन गेन इलेक्ट्रॉन इजीली, इसीलिए मोस्ट ऑफ नॉन मेटल इलेक्ट्रोफाइल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेता है। केटायन का देखिए रिवर्स है। केटायन फॉर्म्ड व्हेन एटम लूजेज इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे लूजेज का स्पेलिंग हो जाएगा। तो केटायन होता है जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो केटायन का फॉर्मेशन होता है। एंड केटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर चुका है, मतलब प्रोटॉन इसमें ज़्यादा हो चुका है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। ऑल मेटल एटम कैन लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, मेटल जितना भी होता है आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर लेता है एंड मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। पॉइंट को याद रखिएगा, मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है एंड नॉन मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है। नेक्स्ट है सिंपल आयंस, आयन फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल एटम। सिंगल एटम से मिल करके जो आयन बना होता है उसको हम लोग सिंपल आयन बोलते हैं। इसको मोनो एटॉमिक आयन भी बोलते हैं। मोनो मतलब होता है वन, एटम मतलब एटम, तो मोनो एटॉमिक आयन बोलते हैं। सिंपल आयन को मोनो एटॉमिक आयन भी बोलते हैं क्योंकि ये सिंगल एटम से मिल करके बना होता है। कंपाउंड आयन, आयन फॉर्म्ड फ्रॉम ग्रुप ऑफ ज्वाइंट एटम्स। जो आयन मोर देन वन एटम से, मतलब मोर देन वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बना होता है उसको हम लोग कंपाउंड आयन बोलते हैं। जैसे देखिए OH माइनस, OH में एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है। NH4 प्लस में देखिए एक नाइट्रोजन है एंड 4 हाइड्रोजन है, इसको हम लोग अमोनियम आयन बोलते हैं। इसको पॉली एटॉमिक भी बोलते हैं क्योंकि इसमें मोर देन वन एटम होता है। पॉली मतलब मोर देन वन होता है, तो इसको पॉली एटॉमिक आयन भी बोलते हैं। देखिए एलिमेंट एंड कंपाउंड में डिफरेंस ये था कि एलिमेंट सेम टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बना था एंड कंपाउंड मोर देन वन टाइप ऑफ एटम से मिलकर के बना था। यहाँ पे हम लोग सिंपल आयन एंड कंपाउंड आयन का बात कर रहे हैं।
तो कंपाउंड आयन भी मोर देन वन एटम से मिलकर के बनता है एंड सिंपल आयन सिंगल एटम से मिलकर के बनता है। दोनों का डिफरेंस देख लीजिएगा, कंपाउंड अलग होता है एंड कंपाउंड आयन अलग होता है। नेक्स्ट है आयोनिक कंपाउंड। द कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ आयन्स आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड। वैसा कंपाउंड जो आयन से मिलकर के बना हुआ होता है उसको हम लोग आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं। जैसे Al2SO43 है, इसको एल्युमिनियम सल्फेट बोलते हैं। तो ये Al2SO43 बना हुआ है Al से एंड SO4 से। Al पे यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज होता है एंड SO4 पे 2 निगेटिव चार्ज होता है। सॉरी, ये साइन बाद में जाता है। तो ये मिल करके एल्युमिनियम का आयन एंड सल्फेट का आयन मिल करके एल्युमिनियम सल्फेट बनाता है। यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड देखिए, यहाँ पे Ca2+ के फॉर्म में होता है एंड क्लोरीन पे -1 चार्ज होता है, इसीलिए यहाँ पे 2 क्लोरीन मिल करके -2 चार्ज हो जाता है और एक कैल्शियम मिल करके +2 होता है और ये एक दूसरे को बैलेंस कर देता है और ये ClCl2 बनाता है, CaCl2 बनाता है कैल्शियम क्लोराइड। सेम केस देखिए, K2SO4 पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है एंड SO4 पे -2 चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पे 2 पोटेशियम मिल करके 2 पोटेशियम का पॉजिटिव चार्ज सल्फर के 2 निगेटिव चार्ज को बैलेंस करता है और फिर ये एक कंपाउंड बनाता है। सेम केस यहाँ पे भी है, NO पे 3 निगेटिव चार्ज होता है एंड पोटेशियम पे 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए यहाँ पे यहाँ पे NO3 एक आयोनिक कंपाउंड है। NO3 पे ओवरऑल एक निगेटिव चार्ज होता है एंड पोटेशियम पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है और ये इसका एक पॉजिटिव चार्ज इसके एक निगेटिव चार्ज को बैलेंस करता है और KNO3 बनाता है। सेम केस यहाँ पे भी है, CaCO3। CO3 पे 2 निगेटिव चार्ज होता है एंड कैल्शियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ये एक दूसरे को बैलेंस करता है। देखिए यहाँ पे कुछ कंपाउंड है और उस पर जो चार्ज होता है वो लिखा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, याद कीजिएगा अच्छे से। फॉस्फेट देखिए PO4 के फॉर्म में रहता है, इस पर 3 निगेटिव चार्ज होता है। सल्फेट देखिए SO4 के फॉर्म में रहता है, यहाँ पे 2 निगेटिव चार्ज होता है, हम लोग यहाँ देख रहे थे, यहाँ देखे थे। एंड कार्बोनेट का देखिए, जो अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे थे CO3 पे -2 चार्ज होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CO3 पे -2 चार्ज है। NO3 यहाँ पे जो था NO3 पे -1 चार्ज, यहाँ देखिए NO3 पे -1 चार्ज होता है, इसको नाइट्रेट बोलते हैं। देखिए यहाँ पे पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ पे नाम भी आ गया। ये देखिए कार्बोनेट, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट है आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता है जब मेटल एंड नॉन मेटल कंपाउंड हो, मतलब मेटल एंड नॉन मेटल जब कंबाइन करता है तो आयोनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम यहाँ पे मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। सोडियम क्लोराइड, सोडियम मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है, तो ये सोडियम क्लोराइड हो गया। ये सारा आयोनिक कंपाउंड है। यहाँ पे कॉपर सल्फेट, कॉपर एक मेटल है, सल्फेट एक नॉन मेटल है, इसीलिए कॉपर सल्फेट हो गया। जनरली हम लोग जब फॉर्मूला लिखते हैं तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, मेटल जनरली पॉजिटिव चार्ज होता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, क्योंकि मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो हम लोग मेटल को जनरली आगे लिखते हैं। देखिए मैग्नीशियम मेटल है तो आगे है, सोडियम मेटल है तो आगे है, कॉपर भी मेटल है तो आगे है, एंड नॉन मेटल को पीछे लिखते हैं। या फिर दोनों में इलेक्ट्रॉन जिसको ज़्यादा पसंद होता है, मतलब जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है उसको बाद में लिखते हैं, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचता है उसको बाद में लिखते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर भेजता है या फिर जो लूज करता है उसको पहले लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करना मतलब मेटल, क्योंकि मेटल ही जल्दी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है आसानी से। मॉलिक्यूलर कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन बिटवीन 2 डिफरेंट नॉन मेटल एलिमेंट। ये देखिए ये आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड एक मेटल एंड एक नॉन मेटल से मिलकर के बनता है, एंड मॉलिक्यूलर कंपाउंड डिफरेंट नॉन मेटल से मिलकर के बना होता है। जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, तो हाइड्रोजन भी एक नॉन मेटल है एंड क्लोरीन भी एक नॉन मेटल है।
यहाँ पे सल्फ़र भी एक नॉन मेटल है। यहाँ देखिए कॉपर मेटल था एंड सल्फ़र नॉन मेटल था। अब वैलेंसी हम लोग देख लेते हैं। कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट कितना जगह कॉम्बाइन कर सकता है उसको उसका वैलेंसी बोलते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपका 2 हाथ है, तो आप अपने 2 हाथ से 2 चीज़ों को एक साथ पकड़ सकते हैं। ऑक्टोपस का 8 हैंड होता है, तो ऑक्टोपस एक बार में 8 चीज़ को पकड़ सकता है, तो आपका वैलेंसी 2 हो गया, ऑक्टोपस का वैलेंसी 8 हो गया। इसी तरह कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। जनरली कार्बन 4 एटम के साथ एक साथ कॉम्बाइन कर सकता है। ऑक्सीजन का वैलेंसी जनरली 2 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन 2 के साथ कॉम्बाइन कर सकता है। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन जनरली मैं बता रहा हूँ, जनरल केस, हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है, इसलिए हाइड्रोजन 1 के साथ कॉम्बाइन कर सकता है। यहाँ पे देखिए जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम पे 2 पॉजिटिव चार्ज होता है एंड ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो चार्ज है ना, आयन के केस में इस चार्ज को ही वैलेंसी बोलते हैं। एलिमेंट के केस में जैसे कार्बन है, कार्बन एक एलिमेंट है, तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो इसका वैलेंसी हो जाएगा। बट आयन के केस में जो इस पे चार्ज लिखा हुआ है सिंपली वही इसका वैलेंसी हो जाता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम पे 2 प्लस है, तो मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 हो जाएगा, मैग्नीशियम आयन का वैलेंसी 2 हो जाएगा। एंड यहाँ पे ऑक्सीजन पे 2 माइनस है, तो ऑक्सीजन आयन का वैलेंसी 2 हो जाएगा। और भी जैसे यहाँ पे था, ये देखिए सल्फेट पे -2 था, तो सल्फेट का वैलेंसी -2 हो जाएगा। मैग्नीशियम पे देखिए 2 है, तो मैग्नीशियम का 2 हो जाएगा। एल्युमिनियम पे देखिए 3 प्लस है, तो एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 हो जाएगा। फेरस आयरन पे भी देखिए 3 वैलेंसी है, इसीलिए 3 पॉजिटिव चार्ज है, इसीलिए आयरन का वैलेंसी 3 हो जाएगा। तो आयन के केस में जो उस पर चार्ज होता है वही उसका वैलेंसी हो जाता है। तो कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स वैलेंसी। राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड, देखिए एक ये भी जान लीजिए कि आयोनिक कंपाउंड में आयंस एक दूसरे से एक फोर्स से अटैच्ड होते हैं। यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को एक फोर्स एक दूसरे से बांधे हुए होता है, इसी फोर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड इस दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है इसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। इस दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होता है इसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जो चीज़ नोट्स में नहीं लिखा हुआ है और मैं बताता हूँ उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। इसको हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं। मतलब आयोनिक कंपाउंड में आयंस एक दूसरे से इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। मैंने आपको बताया था कि जनरली मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है एंड नॉन मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब ऐड कर लेता है। नॉन मेटल इजीली इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लेता है, बट हाइड्रोजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है, बट हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है जो कि इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, ये एक्सेप्शन है। एंड NH4 भी एक केटायन है जो कि नॉन मेटल से बना हुआ है। NH4 भी एक केटायन है जो कि नॉन मेटल से बना हुआ है, एंड हाइड्रोजन भी एक केटायन है जो कि नॉन मेटल है, ये एक्सेप्शन है। H+ एंड अमोनियम का जो आयन है ये दोनों नॉन मेटल से बना होता है, फिर भी ये केटायन है, ये इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए रहता है। याद कर लीजिएगा, हाइड्रोजन आयन एंड अमोनियम आयन ये दोनों पॉजिटिवली चार्ज होता है नॉन मेटल होते हुए भी। नेक्स्ट है राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फॉर्मूला किस तरह लिखा जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन द सिंबल ऑफ द एलिमेंट विच फॉर्म द कंपाउंड। सबसे पहले हम लोग कंपाउंड में जो जो एलिमेंट होता है उसका नाम लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो यहाँ पे हम लोग जो एलिमेंट है उसका सिंबल लिखेंगे। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और एक सल्फ़र है, 2 एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का सिंबल लिखे एंड सल्फ़र का सिंबल लिख दिए। नेक्स्ट है बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट
वी राइट डाउन इट्स वैलेंसी। तो एलिमेंट के नीचे हम लोग इसका वैलेंसी लिखेंगे। तो हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 होता है एंड सल्फर का वैलेंसी 2 होता है। हाइड्रोजन का वैलेंसी 1 का मतलब हाइड्रोजन इजीली एक इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है एंड सल्फर इजीली 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। मतलब सल्फर को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है। हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देने के लिए तैयार है, इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको ओवरऑल कितना हाइड्रोजन चाहिए? एक सल्फर को 2 हाइड्रोजन का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन देता है और इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत होता है, 2 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत होता है, इसीलिए इसको चाहिए 2 हाइड्रोजन। तो ये इसका वैलेंसी हो गया, इसी से इसका फॉर्मूला लिखा जाता है। फर्स्ट स्टेप था कि जो भी एलिमेंट है कंपाउंड में उसका सिंबल हम लोग लिख देंगे, उसके बाद उसके नीचे उसका वैलेंसी लिखेंगे। और थर्ड स्टेप है कि इसको क्रॉस ओवर कर देंगे। क्रॉस ओवर, इस तरह मल्टीप्लिकेशन को क्रॉस ओवर कहते हैं। तो हाइड्रोजन का 2 आ जाएगा एंड सल्फर का 1 आ जाएगा। इसको H2S लिखते हैं हम लोग, 1 को लिखते नहीं हैं, तो ये H2S हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम लोग किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं। इसका मतलब यही हुआ जो अभी मैंने बताया कि सल्फर को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसके 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसीलिए H2S हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, CO2 का है। तो कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। सबसे पहले हम लोग कंपाउंड में जो एलिमेंट है, जैसे CO2 में C है, कार्बन एंड ऑक्सीजन है, तो पहले कार्बन एंड ऑक्सीजन का सिंबल लिखेंगे, उसके बाद इसके नीचे इसका वैलेंसी लिखेंगे। तो कार्बन का वैलेंसी 4, ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो C2O4 आ जाएगा, C2O4 हो जाएगा एंड यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर है, इसीलिए इसको रिमूव कर देंगे, तो यहाँ पे CO2 हो जाएगा। देखिए, कार्बन का 4 वैलेंसी का मतलब हो गया कि कार्बन के पास 4 हैंड है। मैंने अभी एग्जाम्पल दिया था कि आपके पास 2 हैंड है, इसका मतलब आपके पास 2 वैलेंसी है। यहाँ पे C का 4 वैलेंसी है, इसका मतलब कार्बन के पास 4 हैंड है। ठीक है, एंड ऑक्सीजन का 2 वैलेंसी है, इसका मतलब ऑक्सीजन के पास 2 हैंड है। तो ये एक मिनट, ये ऑक्सीजन के पास भी 2 हैंड और इधर ऑक्सीजन के पास भी 2 हैंड और कार्बन के पास 4 हैंड है। तो कार्बन इस तरफ से 2 ऑक्सीजन का हैंड पकड़ेगा एंड कार्बन इस तरफ से 2 ऑक्सीजन का हैंड पकड़ेगा और इस तरह ये CO2 बना देगा। मतलब इसके वैलेंसी को न्यूट्रल करेगा। मतलब दोनों में एक पॉजिटिव होता है एक निगेटिव होता है और दोनों एक दूसरे को मिल करके न्यूट्रल करता है। तो इस तरह हम लोग फार्मूला लिखते हैं। फार्मूला लिखने से पहले आप लोग फार्मूला लिखने के लिए आप लोग बस 2-3 बात का ध्यान रखिएगा। पहला तो कंपाउंड में जो भी एलिमेंट है उस एलिमेंट का सिंबल लिख दीजिएगा एंड उस एलिमेंट का वैलेंसी लिख दीजिएगा। वैलेंसी आप लोग कुछ कॉमन एलिमेंट का आपके बुक में दिया हुआ होगा या फिर NCERT के बुक में देख लीजिएगा, वहाँ पे कुछ एलिमेंट का कॉमन वैलेंसी होता है। एंड यहाँ पे भी देखिए ये जो चार्ज है ये इसका वैलेंसी ही बता रहा है, ये आयन का वैलेंसी है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा एंड याद कर लीजिएगा। यहाँ पे सिमिलरली देखिए एल्युमिनियम सल्फेट है, एल्युमिनियम पे 3+ का चार्ज साइन होता है, मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज होता है एल्युमिनियम आयन पे एंड सल्फेट आयन पे 2 निगेटिव चार्ज होता है। अब इसका वैलेंसी अगर इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज है तो इसका वैलेंसी 3 हो जाएगा आयन के केस में। एंड सल्फर भी एक कंपाउंड आयन है तो यहाँ पे भी इसका वैलेंसी -2 है। अब इसको क्रॉस ओवर कीजिएगा तो एल्युमिनियम 2 हो जाएगा, Al2 हो जाएगा एंड SO4 3 हो जाएगा। सेम यहाँ पे एल्युमिनियम ब्रोमाइड के केस में भी है। एल्युमिनियम यहाँ पे ब्रोमीन का वैलेंसी -1 होता है, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो यहाँ पे AlBr3 हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अभी तक जो भी पढ़े हैं, जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एंड उसके बाद मोल्स के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर का PDF डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।